हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन। एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के नाम से, क्लास 11th के अंदर। और इसी टॉपिक में आज हम पढ़ रहे हैं एसेंट ऑफ सेप। सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। क्या होता है ये एसेंट ऑफ सेप? एसेंट का मतलब क्या है? ऊपर की ओर चढ़ना, टू क्लाइंब अप, ऊपर की ओर चढ़ना, आरोहण जिसे कहा जाता है। और सेप यानी वैसे रस होता है, तो रसारोहण। सेप का मीनिंग क्या होता है? सेप मतलब जिसके अंदर जल और खनिज दोनों पाए जाते हैं उसे बोलते हैं रस। तो जल और खनिज का ऊपर की ओर जाना अगेंस्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के विपरीत पादप के ऊपरी भागों तक जाना। देखिए क्या होता है बेटा, इसके अंदर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है। आपको मालूम है रूट हेयर्स जो होते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। किसके द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस। कौन सी होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस? स्टार्टिंग इम्बाइबिशन से होता है, बट बाद में क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस। मतलब किसका ऑस्मोसिस हाई होता है? सॉइल का या रूट का? रूट का ओपी हाई होता है। तो सॉइल वाटर, और सॉइल वाटर भी आपको मालूम है सॉइल का कौन सा वाटर यूज में आता है प्लांट्स के लिए? ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर। कौन सा वाटर यूज में आएगा बेटा? कैपिलरी वाटर। ध्यान रखिएगा, प्लांट कौन से वाटर को यूज में लेते हैं? कैपिलरी वाटर को। तो सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, किसने किया है? रूट हेयर ने। पूरा रूट हेयर जोन होता है जिसका फंक्शन ही होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट हेयर से वाटर कहाँ पर जा रहा है? रूट के हेयर से जाइलम में। रूट के जाइलम, स्टेम के जाइलम, लीफ के जाइलम तक वाटर पहुंचता है। तो इसके लिए जो पाथवे होता है वो कैसा होता है? एपोप्लास्ट भी होता है, मीन्स नॉन लिविंग भी होता है, और सिम्प्लास्ट जो होता है लिविंग पाथवे भी होता है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। और जाइलम से वाटर कहाँ पर जा रहा है? एरियल पार्ट पर। मतलब अगेंस्ट ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप में मूल से पौधे के वायवीय भागों तक जल का जाना कहलाता है रसारोहण। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? आपको एसेंट ऑफ सेप में क्या है? अब आ जाता है एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग थ्योरी दी थी। कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई है, पर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है, वो है डिक्सन और जॉली का। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल किसका दिया हुआ है? डिक्सन एंड जॉली का। क्या थ्योरी है ये? ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एडेशन थ्योरी। वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वाष्पोत्सर्जन, कर्षण का। छोटे छोटे प्लांट में तो वाटर किससे चला जाता है? ऊपरी तरफ, रूट प्रेशर से। पर जो हायर प्लांट है उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? कोहेजन, संसर्जन जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। एडहेशन, आसंजन। संसर्जन आपको मालूम है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। आसंजन, एडहेशन दो डिफरेंट के बीच में होता है, यानी कि जाइलम की वॉल और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो ये थ्योरी वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, संसर्जन, तनाव सिद्धांत काम कर रही है। एक तो पानी को ऊपर की ओर खींचना यानी कि पुल करना। पुल करने में कौन सा प्रेशर होता है? नेगेटिव प्रेशर। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है आपको मालूम है जड़ें सिर्फ माध्यम की तरह कार्य करती है और वाटर ऊपर की तरफ चला जाता है। और एक होता है नीचे की तरफ जो पुश कर रहा है वाटर को, वो प्रेशर कौन सा होता है? पॉजिटिव प्रेशर। धक्का दे रहे हैं तो वो प्रेशर हमेशा कौन सा आएगा? पॉजिटिव। खींच रहे हैं तो वो कौन सा आ रहा है? नेगेटिव प्रेशर। तो पॉजिटिव प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? रूट प्रेशर। अब मैं इसकी पूरी थ्योरी को आपको समझा देती हूँ, ट्रांसपिरेशन पुल कोहेजन एडेशन थ्योरी को। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? यहाँ तक फिर से रिपीट कर रही हूँ। रसारोहण का मतलब पौधे के ऊपरी भागों तक जल का जाना। किसके विपरीत जाता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। रस का मतलब क्या हो गया? रस में क्या सम्मिलित है? जल और खनिज। तो जल और खनिज का ऊपर की तरफ जाने को हमने क्या कह दिया? आरोहण। मृदा, सॉइल से रूट हेयर या मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, और
एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये जीवित और निर्जीव वाले भाग है। एपोप्लास्ट निर्जीव है, सिम्प्लास्ट जीवित मार्ग जो है इसके द्वारा जाइलम से होते हुए पौधे के वायवीय भागों तक जल पहुंच जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी रसारोहण की। अब इस रसारोहण को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? डिक्सन और जॉली का। डिक्सन और जॉली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, संसर्जन, तनाववाद सिद्धांत, जिसको अब हम समझते हैं सिद्धांत को। मैं डायग्राम रोहन का सर्वमान्य सिद्धांत मैंने आपको कहा डिक्सन और जॉली का। ट्रांसपिरेशन पुल, देखिएगा इसके अंदर बेटा हम बात करें ट्रांसपिरेशन पुल की, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की। तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के अंदर क्या क्या काम कर रहा है? इसके अंदर काम कर रहा है कोहेजन, मैंने अभी आपको बताया, संसर्जन, एक सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, समान के बीच में होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? कोहेजन फोर्स, संसर्जन। एडहेशन का मतलब होता है आसंजन, जो दो डिफरेंट के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? आसंजन। ये किसके बीच में होता है? वाटर जाइलम वॉल। जाइलम वॉल आपको मालूम है लिग्नो सेल्लोज, सेल्लो जो लिग्निन की बनी होती है। यहाँ पर देखिए इसको और इस ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर कहाँ तक जा सकता है? 130 मीटर तक वाटर जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। रूट प्रेशर से बहुत कम छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर पानी जाता है। और 1 घंटे में कितना मीटर जा सकता है? 15 मीटर। आप याद रखिएगा 130 मीटर तक ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर ऊपर जा सकता है। अब ये देखिए ये एक स्टेम है, स्टेम के अंदर मैंने डायग्राम बनाया जाइलम का। ये जाइलम में ट्रैकिड्स जो है बता दिए। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये जो तनाव का सामर्थ्य है, पत्तियों से पानी बाहर निकल रहा है ट्रांसपिरेशन से, ये खींचाव नीचे तक आ रहा है। और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा बेटा। ऑल ऑफ दिस में आप लिखते हो कोहेजन, संसर्जन ताकि वाटर कंटिन्यूटी रहती है वाटर की, एडहेशन आसंजन जो पूरी का रख रखाव रखता है कॉलम का, वाटर कॉलम का, और एक सरफेस टेंशन आप पढ़ते हो, पृष्ठ तनाव जो आप पढ़ते हो कि लिक्विड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, वेपर की कंपैरिजन में ज्यादा होता है सरफेस टेंशन। तो ये तीनों टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ए कोहेजन, बी एडहेशन, सी सरफेस टेंशन और डी ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने बात की रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर या जो मूल दाब है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। पॉजिटिव होता है हमेशा, कैसा होता है? धनात्मक होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जल स्थितिक दाब है ये रूट प्रेशर। क्या काम करता है ये रूट प्रेशर या मूल दाब क्या काम करता है? हमने पढ़ा एसेंट ऑफ सैप में भी इसकी भूमिका पड़ी है रूट प्रेशर की। पुशिंग में मैंने इसको लिखा था, अगर बाय चांस वाटर कॉलम ब्रेक डाउन हो जाता है, वाटर कॉलम टूट जाता है, तो उसको री इस्टेब्लिश करने का काम किसका होता है? रूट प्रेशर का। ये जो वाटर का कॉलम है अगर ब्रेक हो गया, वाटर अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर कौन करेगा इसको री इस्टेब्लिश? रूट प्रेशर। और थर्ड जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं गटेशन, तो गटेशन किसके कारण होता है? पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण। तो आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे गटेशन, और गटेशन के बाद में मैं बात करूंगी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो उसकी बात, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं गटेशन के बारे में, बिंदु स्त्रवन के बारे में। गटेशन या बिंदु स्त्रवन क्या है? पत्ती के किनारों से जल की बूंदों के रूप में हानि, इसे हम कहते हैं गटेशन, एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सेप। ठीक है, तो एक्सुडेशन जो होता है जाइलम सेप का, इसको हम क्या कहते हैं? गटेशन। तो जाइलम के रस में आपको मालूम है क्या है? रस में जल और खनिज, इसका बाहर निकलना। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर निकलता है, इसके अंदर प्योर वाटर नहीं होता है, जल में गुलित सॉल्यूट्स जो है या विलेय पाए जाते हैं। अब आता है कि कहाँ से हो रही है गटेशन की प्रोसेस। क्वेश्चन आता है बिंदु स्त्रवन की क्रिया होती है, तो याद रखिएगा ये कहाँ से होती है? लीफ मार्जिन से, पत्ती के किनारों से। पत्ती के किनारों पर होते हैं हाइडेथॉड जल रंध्र, जिससे जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। ये ध्यान रखिएगा ये ओस की बूंदे नहीं है,
ड्यू ड्रॉप्स अलग होती है, ओस की बूंदे जो नमी के कंडेंसेशन से होती है। ये जो है ये पत्ती के किनारों से निकलने वाली जल की बूंदे हैं। पत्ती के किनारों पर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोथॉड, और उससे जल बाहर निकलता है। तो ध्यान रखना, ये पादप का कोई चोटग्रस्त भाग भी नहीं है, ये अक्षतिग्रस्त भाग है, अनइंजर्ड पार्ट है। अगर इंजर्ड पार्ट होता है तो वो ब्लीडिंग होती है, जो वाइट निकलता है उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं, रस स्त्रवन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा पार्ट है? अनइंजर्ड, अक्षतिग्रस्त भाग, बिना चोट लगा भाग है। नेचुरली ये क्रिया हो रही है बिंदु स्त्रवन की, और हाइड्रोथॉड से हो रही है, स्टोमेटा से नहीं होती है। ये हाइड्रोथॉड से होती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोथॉड में गार्ड सेल नहीं होती है, स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है। और कुछ ही जेनरा में होता है गटेशन, सब में नहीं होता है। परमानेंट ओपनिंग होती है हाइड्रोथॉड। अब आपका क्वेश्चन आता है किस समय होती है, कहाँ पर देखा गया है इसको, बिंदु स्रवण की क्रिया को? तो ये हम देखते हैं रात्रि के दौरान, ड्यूरिंग नाइट, या अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब समझ लिया आप सुबह 5 बजे के समय, या फिर रात के दौरान। किस कंडीशन में होगा? जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, सॉइल वाटर से सैचुरेटेड होगी, एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड है वाटर से। उस कंडीशन में वाटर किस फॉर्म में बाहर निकलता है? बिंदु स्रवण यानी ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो एनवायरनमेंट इसके अंदर कैसा होता है? संतृप्त होता है, सैचुरेटेड होता है। और ट्रांसपिरेशन, क्योंकि नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? गटेशन की। बरसात के दिनों में कॉमनली इस चीज को आप देख सकते हो। अब आ जाता है क्वेश्चन कि क्या है गटेशन का कारण है, या बिंदु स्रवण का कारण क्या है? तो आप आंसर देते हो धनात्मक मूलधाम। मतलब बिंदु स्रवण किस कारण से हो रहा है? तो रूट प्रेशर के कारण। रूट की जो कॉर्टिकल सेल्स है उसके अंदर जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, और इसी के कारण होता है गटेशन या बिंदु स्रवण। आ गई बात यहाँ पर आपको समझ में। टाइम मैंने आपको बता दिया कौन सी कंडीशन है, जब एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की तुलना में अधिक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कह दी हमने कि जब तापमान बहुत कम है, जैसे बरसात के दिनों के अंदर है, एटमॉस्फेयर कंप्लीट ह्यूमिड होता है, आर्द्र होती है जलवायु कंप्लीट, और सॉइल इज रिच इन वाटर, मृदा के अंदर पर्याप्त जल होता है। अब हम अंतर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन में और गटेशन में। आपने ट्रांसपिरेशन को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो क्या डिफरेंस है ट्रांसपिरेशन में और गटेशन में? ट्रांसपिरेशन में मैंने बताया था जो वाटर निकलता है वेपर की फॉर्म में निकलता है, और कैसा वाटर होता है? प्योर। ट्रांसपिरेशन में वाष्पोत्सर्जन में निकल रहा जल कैसा होता है? शुद्ध। जबकि गटेशन में क्या निकल रहा है? सेप, सेप यानी रस, जिसमें जल के साथ में और क्या है? सॉल्यूट्स। जल किस रूप में बाहर आ रहा है? बूंदों के रूप में। आ गया फर्स्ट पॉइंट आपकी समझ में। वाष्पोत्सर्जन में जल किस रूप में हानि निकल रहा है? वाष्प के रूप में हानि निकल रहा है, वेपर की फॉर्म में। और गटेशन में किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। सेकंड चीज, ट्रांसपिरेशन किस कंडीशन में होता है? ड्राई एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट शुष्क होता है, ट्रांसपिरेशन उतना ही अधिक होता है। जितने गर्म वातावरण होगा, टेम्परेचर जितना हाई होगा, ट्रांसपिरेशन उतना ही हाई होगा। और ये किस कंडीशन में होता है? जब एटमॉस्फेयर कैसा होता है? ह्यूमिड, नम होती है जलवायु, सैचुरेटेड होती है, एयर कंप्लीटली वाटर से सैचुरेटेड होती है। उस कंडीशन में क्या होता है? गटेशन। जब ट्रांसपिरेशन की रेट कैसी होती है? कम होती है, तब गटेशन ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन मैंने बताया था कौन सा प्रेशर काम करता है? नेगेटिव प्रेशर, जो पुलिंग में काम आता है। और इसमें कौन सा प्रेशर होता है? पॉजिटिव प्रेशर, रूट प्रेशर, जो पुश करता है। ट्रांसपिरेशन में मेन ट्रांसपिरेटिंग ऑर्गन क्या है बेटा? स्टोमेटा। मुख्य वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। जबकि जो बिंदु स्रवण की क्रिया है ये हो रही है हाइड्रोथॉड। हाइड्रोथॉड यानी कि वाटर स्टोमेटा, जल रंध्र, जो हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन। ध्यान रखिएगा, जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वाष्पोत्सर्जन में और बिंदु स्रवण में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा। इसमें निकलने वाला जल कैसा होता है? शुद्ध। गटेशन में क्या निकलता है? जाइलम, रस। रस के अंदर क्या विलय रहते हैं? सॉल्यूट यानी विलय। विलय आपको मैं समझा चुकी, क्या होता है वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करें शुगर, साल्ट, वो क्या होते हैं? सॉल्यूट्स। शुष्क जलवायु होती है जब वाष्पोत्सर्जन होता है, तापमान अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। गटेशन में कैसी होती है? संतृप्त होती है जलवायु जल वाष्प से। और ट्रांसपिरेशन
नहीं होता है, उस कंडीशन में होता है गटेशन। ट्रांसपिरेशन में कौन सा प्रेशर होता है? पुलिंग नेगेटिव प्रेशर, और गटेशन में पुशिंग यानी कि पॉजिटिव प्रेशर। ट्रांसपिरेशन मेनली किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा जो खुलते हैं बंद होते हैं, और गटेशन होता है हाइडेथॉड जल रंध्रों के द्वारा जो हमेशा खुले रहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड समझने से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जाइलम का ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। जाइलम के द्वारा जो स्थानांतरण किया जाता है, आप सभी जानते हो जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? जल और खनिज का। आपने एनाटॉमी में पढ़ा है जाइलम के एलिमेंट्स ट्रैकिड और वेसल जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है जिसे हम हेड्रोम बोलते हैं, किसका स्थानांतरण करते हैं? जल और खनिज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, भोजन का ट्रांसपोर्ट। हम बोलते हैं जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं के अंदर होता है। तो इस चीज को मैं आपको समझा रही हूँ। जाइलम में सबसे फर्स्ट चीज, रूट्स का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? रूट में। तो इसका सोर्स फिक्स है। वाटर कहाँ पर मिलेगा? रूट के अंदर। और रूट से वाटर कहाँ पर जाएगा? एरियल पार्ट्स के अंदर। एरियल पार्ट्स क्या है? सिंक। जहाँ पर चीज पहुंच रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? सिंक। और जो सोर्स है, तो सोर्स टू सिंक सप्लाई हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रूट से एरियल पार्ट्स में। एरियल पार्ट से तो रूट में कभी नहीं आएगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करती है? रूट। तो रूट से कहाँ पर जाएगा? एरियल पार्ट्स पे, लीव्स के अंदर जाएगा। ठीक है। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा के अंदर होता है। कैसा होता है? सोर्स टू सिंक। हमेशा कैसा होता है? सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट। अब हम बात कर रहे थे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन मतलब डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, इसे ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं। फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ध्यान रखिएगा, सुक्रोज की फॉर्म में अंदर होता है। और इसके अंदर सोर्स और सिंक की हम बात करते हैं तो एक सीजन में जो सोर्स होता है अगले सीजन में वो सिंक हो सकता है। जैसे सोर्स, रूट और स्टेम सोर्स है, लीव्स सोर्स और सिंक है। वैसे आपको मालूम है फूड का सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? लीव्स के अंदर। तो लीव्स क्या होती है? सोर्स। पर आपको ये भी मालूम है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है जैसे रूट है, स्टेम, आपने मॉडिफिकेशन पढ़े हैं एनाटॉमी के अंदर, तो कभी कभी रूट और स्टेम जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? फूड का रिजर्वायर है, फूड को स्टोरेज करते हैं, उनके मॉडिफिकेशन होते हैं। तो रूट और स्टेम में, मान लो लीव्स में फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ है तो फूड कहाँ से आता है? रूट से या स्टेम से? अंडरग्राउंड पार्ट से यूटिलाइज होता है। तो रूट और स्टेम जो होते हैं सोर्स की तरह भी वर्क कर सकते हैं और सिंक की तरह भी। लीव्स जो है वो किसकी तरह से वर्क कर सकते हैं? सोर्स की तरह भी और सिंक की तरह भी। इसलिए फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय। तो फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? द्विदिशीय या बहुदिशीय वर्ड यूज हो जाता है। और जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय। जाइलम के द्वारा होने वाला परिवहन कौन सा होता है? एक दिशीय। और फ्लोएम के द्वारा होने वाला परिवहन कैसा होता है? द्विदिशीय। क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण कर रहा है, जाइलम जल का स्थानांतरण कर रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी। छोटा सा बचा है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो समझाया था मंच ने, और पूरी थ्योरी जो दी थी विद डायग्राम्स आपको उसको क्लियर कर देंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। आप सभी अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, साथ का साथ रिवाइज करते रहिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट, सारी क्रीम चीज यहीं पर है बेटा। इसको समझ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा टॉपिक का। ध्यान रखिएगा बेटा, निश्चित रूप से वीडियो देखते रहिए।